में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने किसी ना किसी कोचिंग को ज्वाइन किया होगा, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। और कोचिंग क्लासेस करने के बाद भी आपका सब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने कोचिंग कंप्लीट कर ली लेकिन उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो इस डर से कोचिंग नहीं कर रहे होंगे कि पैसे बर्बाद हो जाएंगे अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो। और इन सारी चीजों का दोष क्या सिर्फ कोचिंग वालों का है? क्या कोचिंग के कारण सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है? क्या किसी कोचिंग का 100% रिजल्ट होता है? और अगर नहीं होता है तो इसके पीछे आखिर कौन जिम्मेदार है, कौन रिस्पॉन्सिबल है कि कोचिंग का 100% रिजल्ट नहीं हो रहा है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पिछले कुछ दिनों से मुझे मैसेज किए जा रहे हैं जब से मैंने यूपीएससी, पीसीएस और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की बेसिक से क्लास लेनी शुरू की है। और मैं अपने हर क्लासेस में आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि बेसिक से तैयारी करना कितना जरूरी है। और जिन चीजों का दोष आप कोचिंग पे देते हैं एक्चुअली में उसमें दोष कोचिंग का नहीं होता है। तो वो बेसिक कमी क्या है वो मैं आपसे आज क्लियर करूंगी। हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज का टॉपिक सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को जरूर देखना चाहिए। बहुत सारी उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी, बहुत सारे उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा और उनको एक सही ट्रैक मिल जाएगा। तो जो कोचिंग संस्थान ज्वाइन कर चुके हैं, जो कोचिंग संस्थान कर चुके हैं और जो कोचिंग संस्थान अभी कर रहे हैं, उन तीनों के लिए है ये। और इसके लिए सबसे मेन कीवर्ड क्या है? वो कीवर्ड है बेस। अब ये बेस है क्या? सबसे पहला सवाल बनता है बेस। क्या किसी कोचिंग संस्थान के एडवर्टीजमेंट में आपने पढ़ा है कि हम आपको बेस से तैयार करवाएंगे, यानी बेसिक लेवल से तैयार करवाएंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी? कोई भी इंस्टीट्यूट आपको ये नहीं बोलता है कि वो बेसिक से तैयारी कराएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई बच्चा क्लास 2 या 3 में एडमिशन लेता है तो स्कूल वाले ये नहीं बोलते हैं कि वो उन्हें नर्सरी से पढ़ाएंगे या केजी की पढ़ाई कराएंगे, KG 2 की पढ़ाई करेंगे। वो सीधे क्लास 3 या 2 की ही पढ़ाई कराते हैं जिस क्लास में उस बच्चे ने एडमिशन लिया है। सेम इसी तरह से जब आप कोचिंग में एडमिशन लेते हैं तो आप ग्रेजुएट हो करके कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, यानी सामने जो टीचर है जो आपको गाइड कर रहा है उसे ये पता है कि हमारा स्टूडेंट ग्रेजुएट है और पर्टिकुलर सब्जेक्ट की उसे नॉलेज है। तो उसे बेस बताने की जरूरत नहीं है, उसे ABCD नहीं सिखाना, उसे सीधे स्पेलिंग बनाना बताना है। तो अगर आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं है, एग्जाम्पल अगर आपको एंशियंट हिस्ट्री के बारे में सिविलाइजेशन क्या होता है यही नहीं पता है तो कोई भी कोचिंग संस्थान आपको पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता डिटेल में पढ़ा देगा लेकिन आपको समझ ही नहीं आएगा क्योंकि आपको सिविलाइजेशन है क्या यही नहीं पता, क्योंकि आपका बेस ही नहीं स्ट्रांग है। या फिर पॉलिटी में ले लेते हैं। पॉलिटी में पढ़ाया जा रहा है आपको आर्टिकल्स, लेकिन आपको आर्टिकल्स क्या, आर्टिकल्स के बारे में यही नहीं पता कि फंडामेंटल राइट्स क्या है। बेसिक चीजें जो होती है ना, कंसेप्ट की पॉलिटी सब्जेक्ट किस चीज से रिलेटेड है, कौन से टॉपिक में क्या मतलब आर्टिकल होता क्या है। आप तो बेयर एक्ट निकाल करके सारे आर्टिकल्स, आर्टिकल 14, 15, 16 इस तरह से रटना शुरू कर देते हैं क्योंकि आपने तो पहले कभी पढ़ा ही नहीं। मैं सारे स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रही, मैं कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ। ज्योग्राफी में आपने पढ़ लिया कि 10 डिग्री देशांतर किस किस देश को बीच से काटता है, लेकिन देशांतर और अक्षांश है क्या ये आपके टीचर ने नहीं बताया। क्यों? क्योंकि टीचर को पता है कि आप ग्रेजुएट होकर क्या है, आपने 12वीं तक SST पढ़ी, आपको ज्योग्राफी का ये बेसिक चीजें आपको पता होगा। इसी तरह से सारे सब्जेक्ट का, चाहे आप IIT की तैयारी करो चाहे मेडिकल की तैयारी करो, सारे सब्जेक्ट का एक बेस होता है। जैसे जो 12वीं पास करके IIT मेडिकल की तैयारी करते हैं उनका टीचर उनसे ये एक्सपेक्ट करता है उसका 10th तक का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो इसीलिए वो बेस ही आपका स्ट्रांग नहीं होता। अब ये बेस स्ट्रांग नहीं होता, उसके पीछे का क्या कारण है? तो इसमें भी 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाती हूँ कि आपका बेस आपको स्ट्रांग कैसे पता चलेगा कि आपका बेस स्ट्रांग है कि नहीं। इसके लिए 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं। पहले तरह के वो स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं या फिर शुरू से केंद्रीय विद्यालय शुरू से ही NCERT पढ़ते आते हैं। अब ये NCERT क्यों मैंने नाम लिया, क्योंकि यही बेस है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी का सबसे बेस जो होता है ना वो 60% बेस जरूरी होता है। कोचिंग सेंटर वाले तो आपको 40% तैयारी कराते हैं। ये बेस ही कमजोर रहेगा, कुछ भी नींव में नहीं रहेगा तो ये 40% हवा में उड़ जाएगा, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, पूरी कोचिंग क्लासेस खत्म हो जाएंगी और आप वही कोचिंग के नोट्स पढ़ पढ़ के एग्जाम देते रहेगा लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका 60% नीचे का जो नींव है ना वो हिला हुआ, वो ढीला है, वो बेस स्ट्रांग है ही नहीं क्योंकि आपने NCERT नहीं पढ़ी। अब दूसरे तरह के स्टूडेंट होते हैं जो ग्रेजुएट होते हैं और ग्रेजुएशन के दौरान से ही तैयारी शुरू कर लेते हैं। तो उनका बेस जो होता है ना, जैसे इनका बेस मान लीजिए 50% तैयार है क्योंकि इन्होंने NCERT शुरू से अच्छे से पढ़ी है।
दूसरा, जो ग्रेजुएशन के टाइम से तैयारी कर रहे हैं, इनका बेस भी 30% तैयार है, क्योंकि इन्होंने ग्रेजुएशन टाइम में डिसाइड कर लिया था कि इनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, और उन्होंने ग्रेजुएशन के टाइम से ही उन चीजों पे वर्क करना शुरू किया, किताबें पढ़ना शुरू कर दिया, यानी कि सारे सब्जेक्ट्स का एक बेस क्रिएट कर लिया। और तीसरे तरह के स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन के बाद डिसाइड करते हैं कि उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, और तैयारी करने के लिए क्या जरूरी है, तो कोचिंग जरूरी है, और वो कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं जबकि उनका कोई भी बेस नहीं होता। तो सबसे ज्यादा वेस्टेज ऑफ मनी, यानी कि पैसे की बर्बादी किनकी होती है, इस सेक्शन की होती है जो ग्रेजुएशन करते ही कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रेजुएशन करने के बाद या जब भी आप डिसाइड करते हैं कि आपको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी है, चाहे 10वीं के बाद आप 12वीं के बाद मेडिकल और आईआईटी की तैयारी का सोचते हैं, या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का, तो 1 साल सेल्फ स्टडी को देना चाहिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी जो है वो आपको बेस को बनाती है। और सेल्फ स्टडी में आपको क्या पढ़ना होता है, तो आपको पढ़ना होता है एनसीईआरटी, 8 to 12 एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, सारे सब्जेक्ट की आपका बेस बिल्कुल 60% स्ट्रांग हो जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ने का भी एक तरीका होता है, वो अगर आपको जानना होगा तो प्लीज मुझसे कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपसे वो भी डिस्कस कर लूंगी। तो ये 3 तरह के स्टूडेंट्स में आप किस कैटेगरी के हैं वो भी मुझसे शेयर करिए। आप उस कैटेगरी के जो बचपन से एनसीईआरटी पढ़ते आ रहे हैं और आपका बेस स्ट्रांग है, आप उस कैटेगरी के हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन के टाइम में या 2 से 3 साल पहले डिसाइड कर लिया था कि आपको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी और आपने उसी अकॉर्डिंग पढ़ाई शुरू कर दी थी, या आप उस कैटेगरी में है जो कंप्लीट करने के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद डिसाइड किया है कि अब तैयारी करनी है और सीधे कोचिंग ज्वाइन कर लिया। ये शेयर जरूर करिएगा, तभी मैं आपकी प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन बता पाऊंगी। तो अब हमने बेस के बारे में बात कर लिया कि बेस है क्या और कैसे वेस्टेज ऑफ मनी हो जाता है कोचिंग ज्वाइन करने, क्योंकि इसमें कोचिंग की फॉल्ट नहीं होती है, इसमें आपका बेस कमजोर होता है तो सारी क्लासेस बजट में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर पढ़ाया जाता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि आपके इकोनॉमिक्स का आपने वो सेक्शन कभी वो कीवर्ड्स को बचपन से लेकर 12th तक में कभी पढ़ा नहीं, और क्लासेस ज्वाइन करने से पहले भी आपने ये जहमत नहीं उठाई कि उनको जरा एक बार रीड कर ले, तो आप कोचिंग के भरोसे चले गए कि कोचिंग जो है वो सारी चीजें हमें बता देगा। तो कोचिंग का काम एबीसीडी बताना नहीं होता है, कोचिंग का काम स्पेलिंग लिखवाना होता है, तो एबीसीडी आपको खुद पढ़ के जानी होती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अब बेस बनाने के लिए हमें कितने दिन चाहिए होंगे, और क्या जो लोग कोचिंग ज्वाइन कर लिए उनका पैसा बर्बाद हो जाएगा अब अगर उनका बेस नहीं है। तो मैं दोनों सवालों का जवाब दे देती हूँ। एक तो जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन की हुई है, क्लासेस कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, उनका भी पैसा बर्बाद नहीं होगा अगर उनका बेस नहीं है। तो करना सिर्फ इतना है कि आपको भी पता होगा कि अगले दिन आपके टीचर आपकी किस सब्जेक्ट की क्लास लेने वाले हैं, किस टॉपिक की क्लास ले रहे हैं, तो आपको क्लासेस से पहले उसके एक बेस बुक को पढ़ करके जाना है, या फिर उसी बुक से जिसे टीचर पढ़ा रहे हैं, चाहे डीडी बसु से पढ़ा रहे हैं, चाहे एसएन लाल से पढ़ा रहे हैं, चाहे किसी भी किताब से बिपिन चंद्रा पढ़ा रहे हैं, या कोई भी किताब पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं कोशिश करिए कि क्लासेस होने से एक दिन पहले आप उसको अच्छे से रीड कर लीजिए, उसके मेन मेन कीवर्ड्स को समझ लीजिए, ताकि जब क्लासेस हो तो आपको उस टॉपिक में इंटरेस्ट भी आए, वो टॉपिक समझ में भी आए, उस टॉपिक से जुड़े कंसेप्ट क्लियर हो। और अगर क्लियर नहीं होते हैं तो आप अपने टीचर से क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकिए, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन पूछने के लिए भी ना नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो उसको वो नॉलेज तभी होगा जब आप पहले से रीड करके जाएंगे, यानी कि आपका पैसा बर्बाद होने से बच जाएगा अगर आप ये काम कर लेते हैं। दूसरा, अब जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है उनको बेस बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए, तो हर स्टूडेंट्स का पढ़ने का तरीका, दिमाग की कैपेसिटी बोलिए या टाइम मैनेजमेंट, सब चीज अलग अलग होता है, सबको अलग अलग समय लगता है। कुछ लोग बेस 3 महीने में बना लेते हैं, कुछ 6 महीने में, लेकिन मैक्सिमम 1 ईयर लगता है आपको अपना बेस बनाने में। यानी 1 साल का आप टारगेट लेकर रखिए। अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो 1 साल सेल्फ स्टडी को दीजिए। और सेल्फ स्टडी में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो सबसे पहले सेल्फ स्टडी में करिए आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, 8 to 12 सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। अगर आप आईआईटी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर लीजिए, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि पीसीएस, बैंकिंग, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस के लिए आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सारे सब्जेक्ट की रीडिंग मार के मेन स्टोरी लाइन को समझ लीजिए, ताकि जब आपके टीचर आपको स्टोरी लाइन से आगे की चीजें बताएं तो आपको स्टोरी क्लियर हो कि अच्छा मुगल राजवंश की स्थापना ऐसे ऐसे। आपको पूरे फैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ स्टोरी लाइन को समझना है। और आजकल मैं अपनी क्लासेस के थ्रू आपको हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक की स्टोरी लाइन ही समझा रही हूँ, ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो जाए। अब एनसीईआरटी आपने पढ़ ली और आपको लग रहा है 1 साल थोड़ी ना लग जाएगा एनसीईआरटी पढ़ने में। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपका काम है, जिस एग्जाम की तैयारी करने के बारे में आप सोच रहे हैं उसके बैक ईयर क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ताकि आपको आपका स्टेटस पता चल जाए
इसमें आपको अपना लेट डाउन करने की जरूरत नहीं है कि अरे मैंने तो 100 में सिर्फ 20 ही सवाल सही किए। कोई बात नहीं, 100 में 20 सवाल सिर्फ सॉल्व किए तभी तो आप कोचिंग करने जा रहे हो और तैयारी करने जा रहे हैं ना। अगर 100 में 100 कर लेते या 100 में 80 कर लेते तो आप सीधे एग्जाम देते ना। तो आपको अपना वो नहीं, ग्रेडिंग नहीं करनी है कि मुझे बहुत नीचे के ग्रेड मिले। आपको सिर्फ अपना स्टेटस चेक करना है कि बैक ईयर क्वेश्चन में मेरा बेस का क्या स्टेटस है, मैं कितने क्वेश्चंस को समझ पा रहा हूँ। उसमें भी क्वेश्चन को समझने का एक तरीका होता है। एक जो क्वेश्चन समझ में आते हैं, मतलब दूसरा की क्वेश्चन सुने सुनाए से लगता है अच्छा ये टॉपिक मैंने कहीं तो पढ़ा, याद भले ना है लेकिन आपको वो सुना सुनाया सा लगता है। और तीसरा सेक्शन होता है कि जिसके आंसर आपको पता है। तो अगर ये दो सेक्शन भी स्ट्रांग है ना तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं और अपने सेल्फ के उस पर भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ कोचिंग करके ही सिलेक्शन लीजिए। ये सारी चीज करने के बाद आपको वो रास्ता क्लियर हो जाएगा कि आपको किस ट्रैक पे चलना है, किस स्पीड से चलना है, कितनी देर तक चलना है, किन किन किताबों को पढ़ना है। सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इस एक चीज से, अगर आपने अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया। अब आप बताइए कि मैंने आपको बेस से जुड़े सारे क्वेश्चंस को क्लियर किया कि नहीं। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि बेसिक्स कितने इंपॉर्टेंट हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए, किस तरह से बेसिक्स की तैयारी की जाए, क्या होता है बेस, ये सारी चीजें आपको क्लियर कर दी। अब आपके इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, डाउट, क्वेरी वो हो तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे शेयर करिए। सारी क्लासेस देखनी होगी तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, उस पर जाके क्लिक करके जरूर देखिएगा। चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा और मेरी क्लासेस आपको कैसे लगती है ये व्यू मुझसे जरूर शेयर करिएगा। जाते जाते चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी सारी क्लासेस की अपडेट आपको टाइम टाइम पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे। तो अब इसके बारे में इसको फिर से देखिए, समझिए और इसको अप्लाई करने की कोशिश करिए।